अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रैशनल इस्लाम। मैं हूँ फैसल नज़ीर कुरैशी। अच्छा, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो एक्सट्रीमिज़म का है। एक्सट्रीमिज़म भी एक वजह है इकनॉमिक क्राइसिस की, क्योंकि जिस इन्वेस्टर के पास 200 ममालिक की लिस्ट हो, वो किसी ऐसे मुल्क में क्यों आना चाहेगा जहाँ पे मजहबी जत्थे, सियासी जत्थे डंडे लेके दारुल हुकूमत पहुँचे हों छोटे छोटे मामलात पे। आज अपने पॉडकास्ट में हम एक्सट्रीमिज़म के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिस्कशन करेंगे। तो आज मेरे साथ होंगे शहरयार नासिर, जो कि काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट हैं। मुहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इन्होंने सर्व किया एज ए लेक्चरर, और करंटली ये नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में एज ए लेक्चर खिदमात अपनी सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे हम समझेंगे कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, क्या फैक्टर्स उसको ले जाते हैं आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज़म की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में शिरकत करने का। सर, आप मुझे ये बताइएगा और हमारी ऑडियंस को कि एक्सट्रीमिज़म होती क्यों है। लोगों को ये क्यों लगता है कि जो हमारा रास्ता है वो बिल्कुल ठीक है, और उसको हम एक्सट्रीम किसी तरीके से, किसी सख्ती के ज़रिए से उसको हम इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे और अपने आप को ठीक मनवाएंगे। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले हम बात करें ना एक्सट्रीमिज़म कि एक्सट्रीमिज़म होता क्या है। अब एक्सट्रीमिज़म क्यों है, उसके पीछे रीजंस क्या हम्म। हैं, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अब एक्सट्रीमिज़म इट्स अ काइंड ऑफ कह लें कि आपका हम्म। जो एक बिलीफ सिस्टम है वो इतना रिजिड है किसी भी चीज़ को लेके कि आप उस पे स्ट्रिक्ट होके रह जाते हो। लाइक आप उस पे कह लें कि वो हम्म। आपके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं, आपके रिलीजन भी हो सकता है, आपने जो बात की आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स भी हो हम्म। सकते हैं। इसके अलावा आपके पॉलिटिकल भी हो सकता है, जियोपॉलिटिकल हो सकता है। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस जिसकी बेस पे एक्सट्रीमिज्म इमर्ज होता है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर बिलीव सिस्टम हम्म। कि आपका जो बिलीव सिस्टम है अबाउट सम स्पेसिफिक थिंग, अबाउट सम स्पेसिफिक इशू, आइदर इट कैन बी कल्चरल, इट कैन बी कास्ट, इट कैन बी एनीथिंग। उसके बारे में आपका जो एक सिस्टम है, जो एक बिलीव सिस्टम है, वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपका और जो दूसरे का व्यू पॉइंट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो जाए। काइंड ऑफ जो एक दूसरे का जो व्यू पॉइंट है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए। तो उस स्पेस पे जब हम्म। दो पार्टीज का या दो इंडिविजुअल्स का आपस में किसी एक व्यू पे तजाद आ जाए, जिसको हम अगर उर्दू में कहें, तो वहां पे फिर कह लें कि एक्सट्रीमिज्म या इंतहा पसंदी वहां से शुरू हो जाती है। अब इसमें यह कि हम्म। उसके पीछे रीजंस क्या हैं, एक्सट्रीमिज्म के पीछे रीजंस क्या हैं, वो मल्टीपल रीजंस हैं, वो सोशोलॉजिकल रीजंस हैं, वो साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, वो और मल्टीपल ऐसे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ऐसे अदर फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे एक्सट्रीमिज्म इमर्ज होता है। इवन अगर हम बात करें, जब हम्म। दौरे इस्लाम स्टार्ट हुआ, जब इस्लाम शुरू हुआ, इस्लाम से पहले भी एक्सट्रीमिज्म का कॉन्सेप्ट था। हम्म। अभी आजकल के दौर में एक्सट्रीमिज्म इतना ज़्यादा हो गया, इतना मर्ज हो गया, इस पे हमें मल्टीपल हमने चीज़ें देखी, मल्टीपल इसमें हमें लेक्चर्स देखने को मिले, बहुत से लोगों ने इसके बारे में बात की, हर किसी ने कहा किसी के ये रीजंस है, कोई कह रहा है ये रीजंस है। बट इन माई इन माई व्यू आई थिंक देयर कैन बी साइकोलॉजिकल इश्यूज एज वेल, देयर कैन बी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जिसकी बेस पे एक एक्सट्रीमिज्म का एक जो कह लें कि एक फैक्टर है, ये कॉज है, वो शुरू हो जाती है। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत सारे मसले हैं, और इस वक्त जो इन दिनों में सबसे बड़ा मसला जो एग्जिस्ट करता है वो इकॉनमी का हम्म। है। अब आपको पता है कि जब एक मसला किसी सोसाइटी में हो, तो लोग, जो मुख्तलिफ लोग होते हैं, उनकी मुख्तलिफ राय उस पर होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन लोग हैं। अगर वो सियासतदान हैं तो वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये इकॉनमी का बुरा हाल हो गया है, तो दूसरे जो सियासतदान हैं जो हमसे हट हम्म। के हैं, ये उनकी कार्रवाइयों की वजह से हम्म। है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह एक्सट्रीमिज़म भी है। हम्म। यहाँ पे आपको पता है कि जिस इन्वेस्टर के पास 200 ममालिक की लिस्ट हो, तो वो उस मुल्क में क्यों आना चाहेगा जहाँ पे कोई भी सर तन से जुदा करने वाले लोग, या फिर कोई भी सियासी जत्था हम्म। अपने डंडे लेके दारुल हुकूमत के बाहर बैठे हम्म। हों। ऐसी कौन सी वजूहात हैं। एक तो होता है रिलीजियस डॉगमा, हम्म। जो वो भी एक एक्सट्रीमिज़म की है, यानी कि जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इस्लाम में एक तरह से एक कॉन्सेप्ट है एक्सक्लूसिविज़म का, हम्म। कि हम बिल्कुल ट्रू हैं और बाकी लोग। आपके ख्याल में पाकिस्तानी सोसाइटी में एक्सट्रीमिज़म की क्या वजूहात हो अच्छा, सकती हैं। इसमें ना हम जब रीजंस के पीछे जाते हैं एक्सट्रीमिज्म की, हम्म। रीजंस क्या हैं,
मतलब किसी भी इंडिविजुअल में, वो किसी भी लेवल पे हो सकता है। स्पेसिफिकली पाकिस्तानी अगर हम सोसाइटी, हमारी स्पेसिफिक पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो पाकिस्तानी सोसाइटी में भी अगर हम एक्सट्रीमिज्म की बात करें, एक्सट्रीमिज्म को अगर मैं मजीद अगर कह लें कि इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेररिज्म। अगर वो एक्सट्रीमिज्म वर्बली है, आप वर्बली किसी के साथ गुस्सा कर रहे हो, या आप एक लेवल से तजावुज करके आप किसी पे गुस्सा कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप एक एक्सट्रीमिज्म के उस इमरजेंस की तरफ जा रहे हो। और अगर वही एक्सट्रीमिज्म अगर वो फिजिकल हो जाए तो उसको हम टेररिज्म का नाम दे सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि एक्सट्रीमिज्म आइदर इट कैन बी लाइक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, आपने पूछा पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म है, उसके पीछे आपने बात की कि जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं वो इतना लोगों को इतना प्रोवोक करते हैं, इतना उनको इन्हेंस करते हैं कि लोग एक दूसरे को मारने पे आते हैं। इसी तरह अगेन जो डिफरेंट और पर्सपेक्टिव हैं, इसके अलावा जो हम मल्टीपल चीज़ों को देखते हैं, अगर हम घर से एक बात शुरू करें, क्योंकि अगेन कॉज, व्हाट इज द कॉज, कॉज क्या है। एक्सट्रीम तो हम देख रहे हैं, हम एक्सट्रीमिज्म हर तरफ नजर आ रहे हैं, हम उसको डिफरेंट टैग्स भी लगा रहे हैं, हम उसको टेररिस्ट का नाम भी दे रहे हैं, हम उसको हर चीज का नाम दे रहे हैं, बट द थिंग इज व्हाट इज द कॉज, कि उसके पीछे रीजन क्या है। तो मैं स्टार्ट करूंगा कि अगर इसको हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंडर देखें तो ये जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसी टाइम ही जो हमारा एक पेरेंटिंग स्टाइल है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल कि पेरेंटिंग स्टाइल एक बच्चे की नशोनुमा, उसकी पर्सनल वेलबींग, उसकी सेल्फ इस्टीम के आइदर वो खुद को कैसे देखता है, वो माशरे में खुद को कैसे प्रेजेंट करेगा इन फ्यूचर। हम अब साइकोलॉजी, जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जो बच्चे की जो पर्सनैलिटी बिल्ट होती है वो पहले 4 5 6 साल में उसकी बिल्ट होती है और वो थ्रू आउट लाइफ उसके साथ चलती है। तो एक्सट्रीमिज्म का और जो उसके एक बाद एक कॉन्सेप्ट चीज, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। एक चीज़ उसके बाद एक होती है साइकोलॉजी का, मैंने वैसे नहीं पढ़ी हुई लेकिन उसका एक आप इस पे रोशनी डालिएगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है हर्ड मेंटालिटी, हर्ड सॉरी, मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी, यस। तो एक तो बच्चा हमने उसकी नर्चरिंग जिस तरीके से की वो फिर सोसाइटी में गया, और फिर सोसाइटी में हर्ड मेंटालिटी का एक, जिस तरह से एक उसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर 5 लोग बैठे हुए हैं तो 5 लोगों में से एक किसी शख्स ने अगर कोई जोक वगैरह सुनाया है तो उनमें से एक अगर नहीं हंस रहा उस पर तो वो सबसे अलग और अजीब सा लगेगा। वो जोक जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, जिस माशरे में वो रह रहे हैं, उसकी नॉर्म्स के मुताबिक होगा, ज़ाहिर है। तो ये भी फिर उस बच्चे को, जो कि बच्चा बड़ा होके एक पर्सनैलिटी बनता है और उसने कंट्रीब्यूट करना होता है माशरे में, एक तो हमने नर्चरिंग ठीक नहीं की और फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की तरह हर्ड मेंटालिटी का इम्पैक्ट के बाद वो बच्चे फिर एक जैसे ही बनते हैं और पूरा माशरा फिर एक तशकील पा जाता है। आपके ख्याल में ये भी दुरुस्त है? अच्छा, हाँ, ये इसमें ना जो हर्ड मेंटेलिटी की आप बात कर रहे हैं, अगेन मैं जो अपना एक पॉइंट शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आई थिंक इस पॉडकास्ट के थ्रू में भी बहुत से लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा और शायद इससे उनकी लर्निंग होगी कि जो बच्चे की जो एक ग्रोथ है, जो एक फिजिकल ग्रोथ, चलें एक फिजिकल ग्रोथ तो वो तो अल्लाह की तरफ से उसके एक डेवलपमेंटल स्टेजेस गुजर रहे हैं, लेकिन एक जो साइकोलॉजिकल स्टेजेस हैं जो बच्चे के, वो पहले 4 5 6 साल, इवन टिल 14 ईयर, टिल वो जब तक एडल्टहुड में जाता है, तो उसके पीछे सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहले जिसमें हम कह लें कि बच्चे की जो सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन लाइक कि वो लोगों से कैसे मिलता है, और उसमें सबसे पहले जो 2 आते हैं वो पेरेंट्स हैं। उसमें सबसे पहले उसकी माँ, फिर उसके फादर। अब पेरेंटिंग स्टाइल इन पाकिस्तानी सोसाइटी विच इज़ वेरी डिफरेंट। हम कहते हैं कि जो बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा है, बच्चा एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा इस्लाम की तरफ हो गया है, या बच्चा बहुत ज़्यादा दुनिया की तरफ हो गया है, या उसमें कह रहे हैं कि बच्चा ख़राब हो गया है, तो उसके पीछे अगर हम अगेन पीछे या बैक हिस्ट्री में जाएं तो हमें रीजंस का आइडिया होगा कि जो पेरेंट्स थे उन्होंने बच्चे को सिखाया ही नहीं कि आपने अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है। अब बच्चे को ये नहीं बताया जाता, ये नहीं समझाया जाता कि जब तुम्हें कोई चीज़ पिंच करे, जब तुम्हें कोई चीज़ तंग करे तो तुमने आके हमें बताना है। बच्चों को ये सिखाया ही नहीं गया कि जब आप इमोशनली वीक हो रहे हो, आपके साथ स्कूल में, आपके साथ कहीं पे कोई मिसहैप हुआ है, तो आपने हमें आके बताना है। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट हैं पाकिस्तान में। अगर बच्चे से कहा जाए कि जी आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप बताओ, सच बताओ आपके साथ क्या हुआ है, बच्चा अगर सच बताएगा तो वो अगेन उसको मारेंगे या उसको डांटेंगे या जो भी उसका एक हार्श बिहेवियर शो करेंगे, तो बच्चा उसके बाद कभी भी नहीं बताएगा। सो द थिंग इज कि बच्चे के जो एक इमोशनल रेगुलेशन है, जिसको हम इमोशनल डिसरेगुलेशन की बात करते हैं, कि बच्चे के जो इमोशंस हैं उसको रेगुलेट करना सिखाएं
कि अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके साथ उसके फ्रेंड बन के रहें, उसको बताएं कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। आपने एज अ पेरेंट्स आपने एक हम बात करते हैं कि आपका जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो क्या होना चाहिए, वो एक बिल्कुल एक फ्रेंडली होना चाहिए। अगेन उसमें जो बच्चे की जो पहले पहले 7 साल होते हैं उसमें माँ का मेन मेन रोल होता है, माँ अपना मेन रोल प्ले करे। देन उसमें उसके फादर का एक हम्म। मेन रोल होता है आफ्टर, क्योंकि वो अगेन वही बात के फादर तो सारा दिन बाहर होता है, क्योंकि बच्चे को शुरू से ही वो एक पोजीशन लेनी है तुमने, और तुमने बस फर्स्ट आना है और तुमने हर किसी से आगे आना है। चाहे बच्चे की शो कुछ और हो, फर्स्ट ना आ पा रहा हो, उसके पीछे सो मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। तो उसमें फिर कह लें कि वहां से जब बच्चे की डिसरेगुलेशन स्टार्ट होगी इमोशनल, तो किसी से कभी भी जिंदगी में अपना एक लेवल तक अपना कोई भी अपनी पर्सनल शेयर नहीं कर पाएगा। और जब बच्चे को कहीं पे अगेन जब हम बात करते हैं ना व्हाट कैन द डिफरेंट रीजंस, उसमें फिर कह लें कि आइडेंटिटी, सबसे पहले जो सेल्फ आइडेंटिटी होती है ना बच्चे की, कि जो आइडेंटिटी हम्म। उसको जहां से मिलना स्टार्ट होगी ऑटोमेटिकली वो उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब आइडेंटिटी क्या है, एक बंदे की अपनी जो सेल्फ बीइंग या उसके कह लें कि एक सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि वो अपने आप को मुआशरे में किस तरह देखना चाहता है, किस तरह दिखाना चाहता है। अब जहाँ पे उसको लव एंड बिलोंगिंगनेस का जो एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, या एक कह लें कि जिस तरह हम अगर बात करें ना कि एक पॉलिटिकल या एक रिलीजियस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, तो जहाँ से उनको जो हम्म। चीज़ ज़्यादा मिल रही होगी, किसी को किसी से लव एंड बिलोंगिंगनेस ज़्यादा मिल रही है तो वो उसी ही की तरफ जाएगा। हम्म। अब वो आइदर वो कोई भी जमात हो सकती है, वो कोई भी इदारा हो सकता है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। तो बेसिकली स्टार्ट से ही अगर हम बच्चे की अभी से अगर हम स्टार्ट ही से हम्म। बच्चे की अगर हम जो एक इनिशियल स्टेजेस पे अगर हम उसकी एक अच्छी वेलबींग, उसकी जो इमोशन रेगुलेशन, अगेन मैं बार बार बात करता हूँ इमोशन रेगुलेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इमोशन रेगुलेशन इज़ वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप ज़िंदगी में अगर आपके पहले 10 12 14 साल अगर उस में अगर आपने वो अच्छे से गुजार लिए, तो आप टिल आपकी 60 70 80 जब तक आप इस दुनिया में जिंदा है, आपकी जो एक पर्सनैलिटी है वो बहुत डिफरेंट होगी। अगेन योर पेरेंट्स प्ले वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट रोल टू बिल्ड चाइल्ड पर्सनैलिटी। तो उसमें फिर आपने जो बात बिल्कुल। की थी एक और कि हर्ड हर्ड जो एक हर्ड कम्युनिटी है या एक हर्ड मेंटेलिटी है, दैट इज अगर उसको हम कहें भीड़ हम्म। चाल, कि जो एक तरफ चल पड़ा तो हम्म। सारे वहीं पे चल पड़े। तो वो उसमें यही है ना कि लोगों को समझ नहीं है इसमें। अगेन अगर हम इसको हम एक और कंसेप्ट भी कह सकते हैं, रेडिकलाइजेशन। एक्सट्रीमिज्म का जो एक अल्टरनेट वर्ड जो हम यूज करते हैं इट इज रेडिकल और रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन कि बिल्कुल। बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताया नहीं जाता कि क्या सही है क्या गलत है, आपने कैसे चीज़ों को लेके चलना है। स्कूल में अगर आपके साथ कोई मिसहैप हुआ है तो माँ कहे या बाप कहे कि बेटा आप मुझे आके बताओ कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, कि बच्चे में इतना हो कि उस चीज़ के बारे में सोच सके। अब हर्ड कम्युनिटी या हर्ड हम्म। मेंटेलिटी में अगर सब जा रहे हैं, इट मीन्स कि उनकी इनिशियल स्टेजेस पे ही उनकी जो एक साइकोलॉजिकल ग्रोथ है वो उस तरह की नहीं हुई जिस तरह की होनी चाहिए थी। सो आई थिंक दैट कैन बी द फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर, दिस कैन बी द साइकोलॉजिकल हम्म। फैक्टर, कि वहां से बच्चे की एक जो पर्सनैलिटी जो माइलस्टोन्स हैं वो कंप्लीट नहीं हुई, और एट द एंड जब वो लेटर लाइफ में गया तो एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच की तरफ गया। बिल्कुल। अच्छा, जो डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन है या इख्तलाफ राय है उसको आप कभी ख़त्म कर ही नहीं सकते। ये नहीं कर सकते। तख्लीक इलाही यानी कि गॉड की क्रिएशन से मुतल्लिक है ये चीज़, क्योंकि खुदा ने हर हम्म। इंसान की सोच बनाई ही दूसरे से मुख्तलिफ है। चाहे वो सही है। सोसाइटीज़ हों, चाहे वो अफराद हों, तो इख्तलाफ राय को तो आप ख़त्म कर नहीं सकते किसी भी ऐसा ही। लेवल पे। हमारे साथ क्या मसला है कि हमें ये सिखाया नहीं गया कि इख्तलाफ राय के कुछ आदाब होते हैं, उनको आप ख़त्म नहीं कर सकते, उसके कुछ आदाब सीखने ऐसा होते ही। हैं और उनके साथ चलना होता है। और एक तो ऐसा ही। ये चीज़ हो गई, और दूसरी जो एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर है हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में, उससे मतलब अगर हम्म। एक मैं अपना एक्सपीरियंस है, अपने पहले एपिसोड में भी मैंने इसका जिक्र किया था कि एक जगह एक मजहबी जलसा हो रहा था, धरना हो रहा था दरअसल एक्सट्रीम लेवल का, हम्म। डंडा और ये वो हम्म। सब कुछ वहाँ पे जायज़ था। हम्म। तो वहाँ पे मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे डंडे उठा के शहीद होने के लिए वो एक जगह पे बैठे हुए थे पुलिस के सामने। छोटे छोटे बच्चे यानी कि होंगे कोई 9 साल 10 साल, और पुलिस आपको पता है वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेंड होते हैं वो, तो कोई हम्म। मुकाबला बनता नहीं है उनके सामने। इसके बावजूद वो वहाँ हम्म। पे आ गए शहीद होने के लिए, खुदा न खास्ता। जब मैंने यही सवाल हमारे जो आलिम हैं मंसूर अब्बास साहब उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उन बच्चों के लिए कुछ किया ही नहीं है, तो उन्होंने शहीद ही होना है ना, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ना उन्होंने साइंसदान बनना है, ना उनके कोई फ्यूचर के कुछ ख्वाब हैं, ना कुछ है, तो वो तो शहीद होने के लिए उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपके ख्याल में एक तो हम्म। एक्सट्रीमिज़म की, जैसे मैंने कहा कि एक्सट्रीमिज़म की वजह से
इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार होता है कोई मुल्क, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से भी आपके ख्याल में एक्सट्रीमिज़म जन्म लेती है, क्योंकि लोगों के पास कोई कोई ऑप्शन नहीं होते और वो बच्चों को छोड़ते हैं मदरसों में। ज़रूरी नहीं है सारे मदरसे वो एक्सट्रीमिज़म ही फैलाते हैं, लेकिन वो बच्चे छोटे छोटे मजहबी मामलात पे वो शहीद होने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनको नज़र नहीं कुछ आ रहा होता। परवेज़ हूद भाई ने एक आर्टिकल लिखा था, मुस्लिम आर्ट दिस वे एल्सवेयर, उसका उन्वान था। तो उन्होंने कहा था कि दरअसल पाकिस्तान में इस्लाम का मसला नहीं है, पाकिस्तान में लोग हर चीज़ को एक्सट्रीम तरीके से देखते हैं। इस्लाम की अगर बात की जाए तो सऊदी अरेबिया, ईरान, मराकश और इस तरह के ममालिक उन्होंने कुछ उनका जिक्र किया कि इस्लाम तो वहाँ पे भी बहुत, इंडोनेशिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ों को पाकिस्तानी लोग और तरीके से देख रहे होते हैं और वो लोग कुछ और अंदाज से देख रहे होते हैं, सॉफ्ट तरीके से। जो चीज़ मुझे समझ आई वो आर्टिकल पढ़ने के बाद, वो जितने भी ममालिक थे वहाँ पे इकनॉमिक इक्वालिटी थी। उसकी वजह ये हो सकती है कि सऊदी अरेबिया से ऑयल निकल आया ज़मीन से, उसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है, अब ऑयल नहीं निकाल सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आपके ख्याल में इकनॉमिक इनइक्वालिटी से भी एक्सट्रीमिज़म, जो एक्सट्रीमिस्ट माशरा जन्म लेता है, ये वजह हो सकती है? इसमें पहले ये कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की रीज़न क्या है। अब इसमें अगेन जो हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जाएं, इसके इस्लाम को लेके जाएं, तो हमें एक्सट्रीमिज़म मोस्टली इस्लाम में ही नज़र आता है। बाकी किसी मज़हब में आपको शायद एक्सट्रीमिज़म का एक वो जो एक लेवल है वो नज़र ना आए। अब उसके पीछे रीजंस मल्टीपल हैं, अगेन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कोई कह रहा है कि ये चीज़ है, कोई कह रहा है ये चीज़ है, कोई कह रहा है इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दो, कोई कह रहा है कि इस जमात को फॉलो करो, कोई कह रहा है कि तुम शिया बन जाओ, कोई कह रहा है वट एवर। मैं इस टॉपिक पे नहीं जाना चाह रहा, बट द थिंग इज़ कि अल्लाह ने हमें एक चीज़ प्रोवाइड की है, दैट इज़ बिल्कुल। कुरान। हम अब जो हमारे जो एक मसला जो स्टार्ट होता है, हम जो कह लें कि हमारे जो साइकोलॉजी हम पढ़ क्यों रहे हैं, नफ्सियात पढ़ क्यों रहे हैं, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, कि हमारे जो ये एक बुक दी गई है, क्लियर कट बताया गया कि इसको पढ़ें, अपने नॉर्मल ज़िंदगी के मसाइल को लेके चलें, कि आपने घर में कैसे रहना है, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके उनके साथ अपना रिलेशनशिप कैसे रखना है, आपने अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे रखना है, आपने ज़िंदगी के मामलात को कैसे लेके चलना है, आपने अपने अखलाकियात को कैसे लेके चलना है। एंड आई थिंक कि अगेन मुझे बात याद आ जाती है उनकी, डॉक्टर इसरार अहमद की, कि एक तो जो हमारा जो एक नज़रिया है, और उस नज़रिए में अगेन वही बात करें कि हमारा जो एक कॉन्ट्राडिक्टरी हमारी एक चीज़ें आ जाती हैं, हमारा एक इख्तलाफ राय, जिसके आपने जो वर्ड यूज़ किया था, दीन की, इस्लाम की यही खूबसूरती है कि हमारा जो ये एक आर्गूमेंट्स चलते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं इंसान को एक स्टेज पे लेके जाते हैं, और यही इसकी खूबसूरती है कि लोग कम से कम स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस्लाम ये नहीं, ये कह रहा है, कोई कह रहा है नहीं इस्लाम इस्लाम ये नहीं, ये कह रहा है, ठीक है। उसमें फिर एक्सट्रीमिज्म का कॉन्सेप्ट बाद में आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर फॉलो करने पे आ जाए। बट द थिंग इज़ इनिशली अर्ली स्टेजेस में ही अगेन इट डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स ही वो एक जनरेशन को बना रहे हैं। तो पेरेंट्स पहले अगेन वो कुरान खुद पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, और बच्चे, ये नहीं कि आपने अपने बाप दादा का दिया हुआ दीन ही आपने उसको लेके चलना है, जैसे वो कह रहे हैं जी कि मौलवी साहब ने ये कहा था तो आपने उसी चीज़ को फॉलो करना है, और आपने वो चीज़ फॉलो नहीं करनी। अब बच्चों में ये चीज़ हमने डालनी है कि बच्चा इटसेल्फ अगेन, आज ये एक हमारी खुशकिस्मती है, और मैं जो आजकल एक अपने सराउंडिंग्स में देखता हूँ लोगों को, कि आजकल बहुत सी चीज़ें, अब ये इस्लाम एक मॉडर्निज़म है, एक मॉडर्न रिलीजन है। अब उस मॉडर्न रिलीजन को देखते हुए हमारे पास बहुत से ऐसे लोग देखने को मिल रहे हैं हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जो किसी ना किसी तरह अपना एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। आइदर उनका जो भी उनका पीछे फैक्टर है, आइदर वो उसके अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कोई चीज़ पहुंचाना चाह रहे हैं, आइदर वो लोगों को कह लें कि लोगों की को ठीक करने के लिए अपना एक व्यू पॉइंट शेयर करना चाह रहे हैं। उन्होंने कुछ चीज़ अच्छी पढ़ ली तो वो शेयर करना चाह रहे हैं। कुरान में उन्होंने अगर अरबी सीखी और अरबी में उनको मल्टीपल मीनिंग्स मिले, किसी में क्या लिखा हुआ है उसमें डिफरेंट मीनिंग है, यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग है, तो उसको एलैबोरेट करके लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हाँ, अब दूसरी बात जो आपने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात की, अगेन हमारे जो एक रूट्स हैं वो ही डिफरेंट हैं। जो मौलवी प्रोफेशन है वो उसको प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। हम डिफरेंट लोगों को सुना होगा, हमने भी डिफरेंट लोगों को सुना है, उसमें क्या रीजंस हैं, हमें क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए कि जो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ये ख़त्म हो। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, अगेन उसको हम ख़त्म कैसे करें, जो अब हम उसकी इंटरवेंशन प्लान्स की तरफ जाएंगे, साइकोलॉजिकल और सोशल, तो फिर हम उसमें उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि जो मौलवीज़म है वहाँ पे तो सीधा सीधा बोर्ड लगा हुआ है, नो रैशनैलिटी अलाउड।
और रैशनैलिटी के बगैर आपको पता है कोई माशरा ना तो आगे बढ़ सकता है, जहाँ पे सवाल जवाब ही ना हो तो आपको पता है कि वहाँ पे हम्म। एक चीज़ अगर कोई इम्प्लीमेंट हुई हुई है तो आप उस पर सवाल ही नहीं उठा सकते, तो वो तो अगले 1,000 साल उसी तरह रहेगी। तो हमने तो दुनिया की रेस के साथ चलना होता है। ऐसा ही है। तो आपके ख्याल में चाइल्ड नर्चरिंग में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि एक हम अपनी तरफ से एक कोशिश करें एक अच्छा माशरा तश्कील देने की बच्चों की तरबियत में? अब देखें, एक्सट्रीमिज़म को आप जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर बिल्कुल। सकते हैं। अब उसमें आपकी तरफ से जो सवाल है चाइल्ड नर्चरिंग के, कि हम उसके अगेन उसमें मैं फिर इसके जो इंटरवेंशन प्लान्स की तरफ के हम अगेन जब हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो वो इनिशियली स्टार्ट होते हैं। तो जो चाइल्ड नर्चरिंग का जो कॉन्सेप्ट है और उसमें अगर हम इंटरवेंशन की तरफ जाएँ तो सबसे पहले अगेन पेरेंटिंग स्टाइल सबसे इम्पॉर्टेंट, कि पेरेंटिंग स्टाइल को हमें थोड़ा चेंज करना होगा। हमें बच्चों की बात को सुनना, हमें बच्चों को बताना कि क्या चीज़ उनके लिए सही है, क्या चीज़ उनके लिए गलत है। और ये प्रैक्टिकली अब मेरे शायद मैं यहाँ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँ, लोग मुझे सुनेंगे, कुछ दिन उस पे अमल करेंगे और फिर वही अगेन हर्ड मेंटालिटी, भीड़ चाल और सब, वो बस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इससे फ़र्क पड़ता है, इसमें बहुत बच्चा है या बेटा है या बेटी है, उनकी जो एक कह लें कि तरबियत है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक रोल है वो उसके पेरेंट्स का है, कि उनको बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो कम से कम अपने इमोशंस को बता सके, अपने इमोशंस के बारे में उसको रेगुलेट कर सके। और दूसरा इसमें है कि जब वो लेटर लाइफ इवेंट्स में जाएं, आइदर वो मैरिड हो गए हैं, उनकी शादी हो गई है, दोनों के लिए ये चीज़ फिर उनको हेल्प आउट करेगी कि जब उनको बचपन में उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है उनके पेरेंट्स की तरफ से, तो वो उनको बोलना आए, वो बोल सके उसके बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, या लोगों को उसके बारे में मज़ीद अवेयर कर सके। यहाँ से एक चीज़ होगी कि बच्चे की जो इनिशियल जो, क्योंकि अगेन उनकी जो एक सफ़र स्टार्ट होता है वो उधर से ही स्टार्ट होता है। बाकी हम इसको थोड़ा-सा अगर हम सोशल पर्सपेक्टिव से देखें, अच्छा, इसकी जो अगर मुख्तसर हम इंटरवेंशंस को सोशल पर्सपेक्टिव से देखें तो जी इसमें अगेन अवेयरनेस एंड एजुकेशन व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे की जो कह लें कि जो उसके बिल्कुल। मॉन्टेसरी से लेके उसके टिल सेकंड ईयर जो उसके 12 साल होते हैं, व्हिच इज़ वेरी ये तो सारी इंपॉर्टेंट। चीज़ें एक दूसरे पे असर डाल रही हैं। एक्सट्रीमिज़म की वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से फिर एक्सट्रीमिज़म है, हाँ, और उसके लिए चाहिए ये इसको चीज़ें चलती रहेंगी, चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये चाहिए चीज़ें एजुकेशन। चलती रहेंगी तो अगेन। एजुकेशन के लिए हमारी इकॉनमी अच्छी नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये चीज़ें नहीं, हाँ, लेकिन एक किसी हद तक हम कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, आप मुख्तसरन मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिएगा, क्या जिस तरह आपने अभी कहा ना कि इख्तिलाफ़ राय के आदाब और रैशनैलिटी बच्चों को बचपन से ही सिखाएं तो वो एक अच्छा माशरा बनेगा। आपके ख्याल में हमारे यहाँ कुछ लोगों ने, ये कुरान में तो इस तरह का कुछ भी नहीं है, जिस तरह कहा जाता है कि बच्चा अगर नमाज ना पढ़े तो उसको 7 साल तक नमाज ना पढ़े तो उसको डंडे से मारें, या रोज़ा ना रखे तो इतनी एज तक उसको डंडे से मारें। तो यानी कि उसको एक ज़बरदस्ती वो जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो करवाई जाए। ये तो तय है कि इससे बच्चे की साइकोलॉजी पे बुरा फ़र्क ऐसा पड़ेगा। ही। आपके ख्याल में बच्चे की बिल्कुल जो उसका जो चाइल्डहुड होता है वहीं से ही हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस की तरफ बच्चे को लेके जाना चाहिए, या फिर उनको थोड़ा बड़ा होने देना अच्छा, चाहिए? इसमें ये है ना कि अगेन हम साइकोलॉजी में या जर्नल एक अगर हम डिस्कशन के उस पे जाएं तो बच्चे को पहले मतलब शुरू से लेके टिल 10 इयर्स तक ना तो उसको रिलीजियस के बारे में इतना ख़ास आइडिया होता है, ना उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का इतना पता है, ना बिल्कुल। उसको पॉलिटिकल का पता है। उसको बल्कि मैं जिस अक्सर ये कहता हूँ कि उसको उनका जि, कोई रिलीजन होता भी नहीं है बच्चों का। उसको जिस तरफ लगाओगे वो उसी तरफ ही जाएगा। जो आपने शुरू में बात की कि बच्चे डंडे लेके बैठे हुए थे, दे डोंट नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, उनके साथ क्या होगा नहीं पता, बट वो बस वही जो उनके माइंड में एक चीज़ डाल दी गई है कि आपने ये चीज़ करनी है तो वो करनी है। अब जन्नत और जन्नत का एक जो कह लें कि जन्नत और जहन्नम का जो एक कॉन्सेप्ट बच्चों के माइंड में डाल देना, विच इज़ ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं इस्लाम को इतना नहीं के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। बिल्कुल बट बिल्कुल, द ये थिंग मैंने इज़ कि जो जो प्रैक्टिस माँ बाप करेंगे बच्चा भी वही प्रैक्टिस करेगा। माँ बाप अगर घर में उनके अगर घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर वो गुस्सा कर रहे हैं, उससे लड़ाई कर रहे हैं, इधर वो वर्बल है वो फिजिकल है, तो उसका जो एक स्ट्रॉन्ग जो एग्जैक्टली इफेक्ट जाएगा वो बच्चे पे जाएगा। बच्चे को ये ना बताओ कि भाई तुमने ये चीज़ करनी है, बच्चे को वो चीज़ करके दिखाओ कि आप नमाज पढ़ो, आप 5 वक्त की पढ़ो, आप बेसिक और अपने। बच्चे ऑटोमेटिकली वो करते भी हैं। हाँ, जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं तो बच्चों आप अक्सर छोटे छोटे जो जाय नमाज और इस हाँ तरह की चीज़ें भी मिलती हैं, क्योंकि बच्चे वही चीज़ें करना चाहते हैं जो नमाज हम
पढ़ रहे होते हैं तो वो भी चाहते हैं कि हम भी पढ़ें। हाँ, आप नमाज पढ़ें, तो आप उनको बहरहाल मतलब ये तो हो आपकी गया वो क्लियर। प्रैक्टिसेस वैसी होनी चाहिए कि बच्चा उसको फॉलो करे, ना कि आप उनको बताओ जी कि आपने ये करना है तो आपको जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी या आपको 70 हूरें मिलेगी। हमारे अगेन मैं नहीं बोलना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में, हाँ, बट ये जन्नत या जहन्नम का जो वायलेंट तरीके से कॉन्सेप्ट है, उसको 70 हूरों का कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा और भी जो डिफरेंट चीज़ें हैं जिसपे हमें शायद जाना भी नहीं चाहिए। हमारा मेन जो हमें हमें चीज़ें बता दी गई हैं, हमारे जो अरकान इस्लाम हैं, अगर हम उस चीज़ को ही एज इट इज़ फॉलो करना शुरू करें तो मेरे ख्याल में बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। इन जो मेरा अपना जो एक कह लें कि एक मेरा अपना एक जो नज़रिया है। अच्छा मंसूर अब्बास साहब, आप ये बताइएगा कि बच्चे को वायलेंट तरीके से हम मजहबी इबादत का बता सकते हैं कि वो नमाज़ पढ़ें या रोज़ा रखें? जिस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि उनको वायलेंट तरीके से नमाज का बताया जाए, मारा जाए जब वो इतने साल के हो जाएं, तो ये क्या दुरुस्त है? नहीं, ऐसा ऐसा कहीं भी नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप तो बच्चे की बात कर रहे हैं, बाय फोर्स तो हम किसी को भी हम ज़बरदस्ती जो है राग़िब नहीं कर सकते, बाय फोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा माहौल पैदा करना है या अपने किरदार को ऐसा करना है कि सामने वाला आपकी तरफ खुद राग़िब हो। तो मैं असल में हदीसों से थोड़ा सा कट के ही बात करूँगा। जब अल्लाह का सिलेबस कुरान मौजूद है, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने अगर कहा ला इक्राहा फिद्दीन, कि दीन में सख्ती नहीं है, तो उसमें बच्चे बड़े सब शामिल हैं। और वैसे भी बिल्कुल बच्चे ज़्यादा शामिल हैं। बल्कि अभी मैं एक बात कहूँ आपको, मैं इनसे 100% मुत्तफ़िक़ हूँ कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है जिस तरह बड़े की होती है इस तरह बच्चे की भी होती है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं आपको उसको प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ कि मैं एक दफ़ा अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को नमाज़ पढ़ने ले गया। जिस टाइम वो छोटा था, अब तो खैर जवान है, नमाज़ पढ़ने ले गया तो कुछ लोगों ने जो है कहा इसको पीछे खड़ा कर दें। अब जब वो पीछे खड़ा होगा तो शरारतें करेगा, अगर मेरे साथ खड़ा होगा, अगर दो बड़ों के दरमियान में खड़ा होगा तो वो कंसंट्रेट करेगा नमाज की तरफ, क्योंकि उसके पास कोई उसकी एज का नहीं है। तो एक तो जिस तरह हमने बनाया हुआ ना ज़बरदस्ती का, हमने उसका अपने साथ रखना है ताकि वो उससे सीखे। बच्चे के ऊपर जो है ना, हम अगर वो 2 साल का बच्चा है, आप उसको अगर बोलें कि जी अजान हो रही है खामोश हो जाओ, और वो नहीं होता, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका। हाँ, उसको प्यार से समझा सकते हैं और ख़ुद खामोश रहें ताकि वो सीखे। ये वाली बात बड़ी अच्छी की इन्होंने। बिल्कुल इसी तरह से हमने कोई ऐसा रवैया पैदा करना है बच्चे से कि वो सीखे, ना कि हम सिर्फ बाय फोर्स जैसे मदरसों में। इसके अलावा आप मुझे ये बताइएगा कि जो ओवरऑल सिचुएशन है पाकिस्तान में मीडिया के लेवल पे, यानी कि एक तो मीडिया के लेवल पे और एकेडमिक लेवल पे, हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये भी आप ज़रा इसको कंक्लूड कर दीजिएगा कि ये हाँ, हम माशरे को इसमें सबसे एक्सट्रीमिज़म से निकाल सकते हैं, बच सकते हैं हम एक्सट्रीमिज़म से। हाँ, इसमें सबसे पहले अगेन आपका जो एजुकेशन सिस्टम है आपका, वही एक अगेन यहाँ पे भी मैं अगर हर्ड मेंटेलिटी की बात करूँ कि एजुकेशन सिस्टम में जो करिकुलम है आपका जो डेवलप होता है वो कौन लोग डेवलप कर रहे हैं, उनका उसके पीछे एजेंडा क्या है, वो आपको सिखाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, दुनियावी लिहाज से तो आपकी जो एजुकेशन है आप अगर उसके अकॉर्डिंग सही जा रहे हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप दीनी लिहाज से उस चीज़ को देखना चाह रहे हो तो उसमें आपकी जो करिकुलम है उसमें आपकी जो एक अवेयरनेस है कि जो चीज़ आजकल इमर्ज हो रही हैं, लाइक कि आप उसमें ऐसी चीज़ें ऐड करें आप अपने करिकुलम में। सबसे पहले अगेन अरेबिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज से कुछ अरसा पहले अरेबिक एक हमारे जो निज़ाम है, तालीमी निज़ाम है, जो हमारा करिकुलम है उसका एक हिस्सा था, जो मेरे ख्याल में आज कल वो चीज़ उस तरह फॉलो नहीं हो रही। दूसरा हमारा एक हमारा सब्जेक्ट होता था सिविक्स एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, जो आजकल मेरे ख्याल में बैचलर लेवल पे फॉलो हो रहा है, बट जो इनिशियल स्टेजेस हैं उसमें वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही। वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि सिविक्स क्या है, आप लोगों को कैसे इंगेज रखना है, आप लोगों को कैसे बताना है। जब लोगों की इंगेजमेंट होगी, जब लोग उसमें इंगेज होंगे, जब लोग अरबी पढ़ना शुरू करेंगे, अरबिक सीखेंगे, तो दैट मीन्स कि वो कुरान को भी पढ़ेंगे, कुरान के अल्फाज को भी सीखने की कोशिश करेंगे। जब कुरान को बिल्कुल। सीखेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि ज़िंदगी के जो अदवार हैं, जो दौर हैं, उसको हमने कैसे गुजारना है। तो ऑटोमेटिकली ही उनकी जो ये एक्सट्रीमिज़म है, इसके अलावा जो मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दीन में, हमारे जो माशरे में जो चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म नहीं होंगी लेकिन कम ज़रूर हो जाएंगी। फिर इसमें अगेन जो शुरू में बात की थी कि अर्ली इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, और फिर लेटर इंटरवेंशंस में यही जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है, आपकी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है कि जहाँ पे ये टैग ना लगे जी मैंने साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, मुझे पागल कहेंगे लोग। तो ये भी एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस जो मेरे अपनी फील्ड भी है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहाँ पे लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है, बजाय वो पीरों फ़कीरों के पास जाने के या वो किसी ऐसे
ऐसे मुर्शिद के पास जाने के वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास आएँ और वो अपना प्रॉपर अपनी एक असेसमेंट करवाएं कि उनको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और उसको सोल्यूशन क्या है, ना कि किसी के पास जाके टकरे मारें और अपना कह लें कि अपना जो अपनी लाइफ है उसको स्पॉइल करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शिरकत करने का। मैं जब भी एक्सट्रीमिज़म की बात करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा होता कि वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है या फिर वो फैज़ाबाद में या दूसरे तीसरे जो लोग होते हैं। एक्सट्रीमिज़म सोसाइटी को प्रोवोक करने का भी नाम है, सोसाइटी को वायलेंस की तरफ प्रोवोक करने का। तो वो लोग करते क्या हैं कि खुद अंडरग्राउंड होके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा, दूसरे अंबिया कराम को या दूसरे मज़ाहिब को बुरा भला कहा, और उसके बाद खुद तो वो अंडरग्राउंड है, तो सोसाइटीज़ एक दूसरे के साथ लड़ रही होती हैं। बहरहाल हमें किसी ना किसी लिहाज से अपने लेवल की, छोटी हो या बड़ी, वो कोशिश करनी चाहिए कि कुछ हम अपनी माशरे में बेहतरियाँ ला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट देखने का। आपकी इस डिबेट के बारे में क्या राय है, आप हमें बता सकते हैं अब कमेंट की सूरत में। अल्लाह हाफिज़।